Hello everyone. Hope you all students are too good in this lockdown session. So you all students be take care, stay home and stay safe. Okay. जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैंने पिछली बार आप लोगों से दो फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था. वो फोर्सेस थे आपके, एक आपका कॉन्टैक्ट फोर्स था, कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकंड फोर्स आपका था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और इन दिस वीडियो आई विल रिकॉर्ड हियर टुडे कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड कॉन्टैक्ट फोर्स has their many kinds. Okay. One thing, listen. कुछ बच्चे चैप्टर पढ़ रहे होंगे बुक का, और जब वो बुक से चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ और टॉपिक दिए हुए हैं और मैं थोड़े से कुछ और टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं पहले ये बता रहा हूँ, मैं चैप्टर की कंटिन्यूटी बना रहा हूँ, और ये जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ ये आने वाले सभी टॉपिक्स में और हायर क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बेसिक टर्म है. ठीक है. तो जो फोर्सेज हैं थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे. जो हमारा मेन चैप्टर है उसको हम थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों से, एक्शन फोर्स. विच फोर्स? एक्शन फोर्स. एक्शन नंबर वन फोर्स इज देयर, एक्शन फोर्स. ओके. अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक्शन फोर्स है क्या और इसको क्यों स्टडी करना जरूरी है. क्योंकि हम जब फोर्सेस की बात ही कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फिजिक्स एक्शन पे डिपेंड करता है. कहने का मतलब जब तक फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करेगा. कुछ नेचर में आपके फोर्सेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है. ठीक है. तो ये इस तरीके के फोर्सेस जो आते हैं वो एनवायरमेंट में खुद से ही आते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, लेकिन वो भी सारे एक तरीके का एक्शन फॉर्म है. ठीक है. लेकिन जो मैं ये फोर्स आपको बता रहा हूं, एक्शन फोर्स के बारे में बता रहा हूं, ये एक तरीके का कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है. अप्लाइड फोर्स. एक बात याद रखिए, जो आपका एक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ये चीजें ह्यूमन बींग्स की वजह से आती है. कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं जो फोर्स, वो सारे फोर्सेस किस में आते हैं? एक्शन फोर्स में. जैसे कि आप लोगों ने दीवार को धक्का लगाया, वो मूव ना करे या करे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने तो लगाया फोर्स उसके ऊपर, तो वो आप एक्शन फोर्स हो गया. आप किसी टेबल के ऊपर फोर्स लगाओगे, टेबल मूव करे या ना करे, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने फोर्स लगाया हुआ है और उस फोर्स की वजह से वो टेबल मूव करे या फिर मूव ना करे, तो वो सारे किस फोर्स में आते हैं? एक्शन फोर्स में. दूसरा फोर्स है मेरा, क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. अब एक बात याद रखिए, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है. व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? एक बात याद रखो, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स एक्शन फोर्स के अगेंस्ट में आता है. फ्रिक्शन फोर्स किसके फोर्स के अगेंस्ट में आता है? फ्रिक्शन फोर्स एक्शन फोर्स के अगेंस्ट में आता है. ठीक है. देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके पास एक टेबल है, एक बॉक्स है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये फोर्स कौन सा है? एक्शन फोर्स है. तो अब ये टेबल मूव करे या ना करे, ये इस टेबल की मतलब प्रॉपर्टी है. लेकिन एक बात सुनिए, कई बार टेबल मूव नहीं करता, लेकिन आप तो अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो फोर्स जा कहां रहा है? ये फोर्स मतलब वेयर इट इज गोइंग टू स्टोर, वेयर दिस फोर्स इज गोइंग टू स्टोर. ये फोर्स स्टोर कहां होने जा रहा है? कहां पे ये फोर्स स्टोर हो गया? जिससे ये बॉडी मूव ही नहीं किया, ये बॉडी चलना ही नहीं शुरू किया, तो वो फोर्स कहां स्टोर हुआ? एक बात याद रखिए, अगर आप यहां पे एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं एफ ए. दिस इज एक्शन फोर्स. हमेशा अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा या फिर मूव करना शुरू कर दे थोड़ी देर बाद, तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. कौन सा फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स. एक्शन फोर्स के अपोजिट रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स आता है. हम यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं कि आपका जो ये बॉक्स है ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है. अगर ये बॉक्स ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है तो इसका मतलब हम जब इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अगर ये फोर्स आपका मूव कर जाए, बॉडी मूव कर जाए, तो आपका वहां पे फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है. अगर बॉडी आपका मूव ना करे तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हाई रहता है. ठीक है. अब एक बात सुनो, अगर बॉडी मूव ना करे, बॉडी मूव ना करे तो इसका मतलब बॉडी कब नहीं मूव करेगा? देखो, एक बात याद रखो, अगर बाय चांस आप कोई गेम खेलते हैं, भाई एक रस्सी है और ये कोई बीच पॉइंट है, तो यहाँ पे 10 बंदे इसको इधर खींच रहे हैं, 10 बंदे इसको इधर खींच रहे हैं. अगर दोनों साइड में इस रस्सी को खींचते हैं तो दोनों साइड में
इक्वल फोर्स वाले बंदे लगे हुए हैं 10-10, तो इसका मतलब ना तो ये रस्सी उधर जाएगी ना ये रस्सी उधर जाएगी, तो इसका मतलब इधर वाला फोर्स आप लोगों का इधर वाले फोर्स के बराबर है, तो जो सेंटर पॉइंट है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, तो इसका मतलब इधर वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वलेंट है। तो सेम थिंग यहां पे बोल सकते हैं, अगर आपने यहां पे फोर्स लगाया और यहां पे मतलब अब ये बॉक्स मूव नहीं किया, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, तो वो दोनों के दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वलेंट है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है। दूसरी बात, अगर बाय चांस आपने फोर्स लगाया और बॉडी ने मोशन करना शुरू कर दिया, बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, मोशन करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब जो उधर से फोर्स आ रहा है ये फोर्स थोड़ा कमजोर हो गया, ये फोर्स थोड़ा सा, ये जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते चले गए, एक टाइम ऐसे देखा आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी ने मूव नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी 2 न्यूटन ही है। ठीक है। अगर आपने इसको 3 न्यूटन कर दिया और ये आपका फोर्स 2 न्यूटन था, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी ने मूव करना शुरू किया, बॉडी ने मूव करना शुरू किया, तो इसका मतलब ये फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये फोर्स डिक्रीज हो गया तो बॉडी ने मोशन करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब जब आपका when you will get applied force more than that of the friction force, on that time you can say body will be in the motion. This is the condition, this is the condition for it. I am not talking about inclined plane, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकलाइन, यानी कि हमें अगर बॉडी को मोशन के अंदर रखना है तो हमें अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा और फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है। लेकिन जब तक दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो हमारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, तो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगा, बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये क्या आपका, हम क्या बोल रहे हैं, देखो अब एक बात सुनो, कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो ये आपका बॉक्स है, अब ये इस बॉक्स का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी आपकी वेट का फोर्स मतलब नीचे की तरफ अप्लाई करेगी, तो ये बॉडी आपका वेट नीचे की तरफ अप्लाई करेगी। तो इससे पहले मैं एक छोटी चीज बता देता हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सिर्फ एक्सेलरेशन कब एक्ट करता है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। अगर ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर बॉडी आपका मूव कर रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हम बोलेंगे कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। अगर मैं वर्टिकली की बात करूं, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे, या तो आप जंप करें या फिर आप किसी तरीके से किसी चीज को ऊपर फेंके तो बॉडी आपकी नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम पे वो एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, तो उस टाइम पे ये जो एक्सेलरेशन है ये रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटी से। ये एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेविटी से। तो आपका F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू विल गेट हियर mg, और दिस mg गिव्स अस व्हाट, वेट, दिस बिकम्स व्हाट, वेट। तो आई कैन से W इज इक्वल टू mg, दिस इज व्हाट, this is what, weight. So I can say this box has the some mass and it attracted towards earth, so earth will attract it towards it na, so I can say here तो gravity will act on it, then weight becomes W is equal to mg। अब एक बात सुनिए, अब मैंने ये बॉक्स आपका जमीन पे रखा या फिर किसी भी टेबल के ऊपर रख दिया, और जब मैंने इसको टेबल या जमीन के ऊपर रखा तो क्या जमीन में घुस जाएगा, नहीं, ये जमीन के अंदर नहीं घुसेगा। तो इसका मतलब क्या, इस पे एक चीज तो है, ये हवा में भी नहीं उड़ेगा और जमीन में भी, जमीन के अंदर भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर जमीन में नहीं जा रहा, हवा में तो नहीं उड़ रहा, क्योंकि इसका वेट इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, वेट इसका नीचे की तरफ है, समझ गए ना, मतलब ये हवा में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसका वेट नीचे की तरफ है। ओके, अब एक बात सुनिए, अब ये मतलब कहने का मतलब क्या है, अब ये नीचे नहीं जा रहा, मतलब ऊपर की तरफ नहीं उड़ रहा, तो इसका मतलब इसका वेट नीचे की तरफ है। अगर बाय चांस हम देखें तो ये जो फोर्स है ये नीचे भी नहीं जा रहा, जमीन के अंदर भी नहीं घुस रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक और फोर्स है ऊपर की तरफ, वो फोर्स कौन सा है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। विच फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर हॉरिजॉन्टल थिंग्स और दिस इज एप्लीकेबल फॉर वर्टिकल थिंग्स। लेटर आई विल डिस्कस विद यू ऑल फ्रिक्शन फोर्स आल्सो कैन इंक्लूड व्हेन आई विल डिस्कस विद यू ऑल 11th क्लास फ्रिक्शन चैप्टर। ऑन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन अबाउट फ्रिक्शन एवरीथिंग। आई एम सिंपली टेलिंग टू यू ऑल द बेसिक थिंग्स which can be important for the examination. Okay, listen here. One thing means I can say here weight direction is where, downside, and where is the normal reaction? Normal reaction will be upside only. Normal reaction will be upside only. तो weight के against में आपका normal reaction आता है। तो एक बात सुनिए ध्यान से, वही बात कर रहे हैं। अब बॉडी ना तो नीचे जा रहा ना बॉडी ऊपर जा रहा, तो इसका मतलब weight and normal reaction both are equal. Weight and normal reaction both are equal.
ओके और नॉट ओके। और सेकंड थिंग, अगर बाय चांस मैं यहाँ पे ये जो सॉलिड सरफेस है, मतलब जब मैंने इसको ग्राउंड पे रखा टेबल, वो हटा के अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूं, कहां पे डाल देता हूं, वाटर में, तो क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा और मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो आई कैन से हियर दैट वेट मोर देन नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी विल प्रेजेंट इन लिक्विड। ओके और नॉट ओके। तो आई डिस्कस हियर टू थिंग्स, आई कैन से हियर, देखो अगर बाय चांस मैं अगर पहले पॉइंट को लूं, मेरा एक ये बॉडी है, अब मैं चारों फोर्सेस को बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दे रहा हूं। देखो एक साइड में अगर मैं ले एक्शन फोर्स, ठीक है, दूसरी साइड में कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और नीचे की तरफ आपका क्या आएगा, वेट आएगा, और ऊपर की तरफ आपका क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अगर देखो एक्शन फोर्स इक्वल हो जाए फ्रिक्शन फोर्स के, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो जाए किसके, वेट के, तो कहने का मतलब चारों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो बॉडी आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा, बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा। तो इस तरीके की बॉडी को बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके और नॉट ओके। अब यहां पे एक बात सुनिए ध्यान से, जब वैसे तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सब चीजों के बारे में। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको भी, अगर बाय चांस चारों फोर्सेस मेरे चारों साइड से इक्वल हो जाएं तो इस तरीके का बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, और इस तरीके की बॉडी किसी तरीके का मोशन गेन नहीं करती, बॉडी हमेशा एक साइड और एक ही हिसाब से मूव करती है। ठीक है, ओके और नॉट ओके। और वन थिंग लिसन, अब इन दो फोर्सेस को देखो, हाँ ओके, लेटर आई विल डिस्कस एवरीथिंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आई डिस्कस्ड विद यू ऑल, दैट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, previous time I told you different forces. Number one is the action force, next is their tension. What? Tension. Basic thing I will tell. I will explain you what is the meaning of tension. Okay, listen here. अब एक बार इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो ये हमारा उन चीजों के लिए होते हैं जो चीजें हमारी मैक्सिमम हवा में फ्लोट करती हैं, हवा में झूलती रहती है, ग्राउंड सरफेस या कहीं भी ना रखी हूं। तो एक बात सुनिए, जैसे कि हमारा ये मैंने एक थ्रेड लिया, आई एम जस्ट टाइंग दिस ब्रिक, दिस अ ब्रिक विद दिस थ्रेड, ओके, और ये जो मैंने यहां पे लगाया है ये मेरा मतलब कनेक्टर है जो इन सबको रोके हुए है। अब एक बात सुनिए, मैंने ये अगर मैंने हवा में लटकाया तो यहां पे मैंने पहले ही बोल दिया कि इसके अंदर वेट है, और वेट का डायरेक्शन कहां पे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, mg। we will say that is weight which has w is equal to mg। ओके और नॉट ओके। सेकंड थिंग, अब एक बात सुनिए, बॉडी का वेट नीचे की तरफ और बॉडी हवा में है, तो इसका मतलब वेट आपका नीचे की तरफ है, तो इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या होगा, मैंने बताया था आपको ऊपर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहां तो बॉडी ग्राउंड सरफेस पे रखी हुई है, लेकिन यहां बॉडी हवा के अंदर फ्लोट करिए, तो ऑन दैट टाइम वी कैन से दिस विल नॉट बी द नॉर्मल रिएक्शन, दिस विल बी व्हाट, टेंशन। दिस विल बी व्हाट, टेंशन। अगर आपका वेट और टेंशन दोनों बराबर हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाए, तो बॉडी आपका हमेशा रेस्ट पे रहेगा, बॉडी के अंदर किसी तरीके का मोशन नहीं आएगा। अब क्या किया, एक शरारती बच्चा आया, उसने इस थ्रेड को काट दिया। जैसे उसने थ्रेड को काटा तो उसने क्या देखा कि जो आपका ब्रिक है वो ब्रिक तो आपका नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ मूव कर गया, लेकिन जो थ्रेड है, थ्रेड की थोड़ा सा उसके अंदर एक जर्क आया, जर्क की वजह से वो थ्रेड कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। जो थ्रेड है वो कहां गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ झूल गया। ठीक है, उसके अंदर जर्क आया, लिटिल बिट अपसाइड ओनली, अपसाइड डायरेक्शन। ओके, अब ये ऊपर की तरफ जो जर्क आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ थ्रेड को काटा है, जिससे वेट बॉडी तो नीचे की तरफ चला गया, लेकिन थ्रेड ऊपर की तरफ गया। तो थ्रेड के अंदर क्या चीज आई, क्या चीज था, थ्रेड के अंदर एक तरीके का एक फोर्स स्टोर्ड था, जो कि कौन सा फोर्स था, टेंशन फोर्स था। मतलब थ्रेड में थी टेंशन। क्या, कौन सा फोर्स था, टेंशन। जो चीज हवा में फ्लोट कर रही है, अगर आपने थ्रेड को काटा तो थ्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो थ्रेड जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। इफ टेंशन एंड वेट both will be equal, so we can say here that simply body will remain equilibrium state, body will remain at a rest state. If we will take here, if we will cut this thread, body will move downside and thread will move upside. This is only due to the tension factor. This is due to the tension factor, tension point. Okay, next force, that is the collision force.
विच फोर्स? कोलिजन फोर्स। ओके, अब एक बात सुनिए, कोलिजन फोर्स एक तरीके का ऐसा फोर्स है जो बॉडी के डायरेक्शन को बदल देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, भाई किसी एक ऐसे फोर्स का नाम बताओ जो बॉडी की डायरेक्शन को, जो फोर्स की डायरेक्शन को बदल देता है, वो फोर्स कौन सा है? कोलिजन फोर्स है। एक और है जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, पुली। पुली के बारे में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा वो फोर्स कौन सा फोर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं, तो एक तरीके का फोर्स और है मेरा, जिसको मैंने क्या नाम दिया? कोलिजन फोर्स। देखो जैसे बाय चांस क्या हुआ, एक ये बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, ये बॉडी से कोलाइड करेगी, अब इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये बॉडी से कोलाइड करने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, मूव कर जाएगी, तो इस तरीके का फोर्स कौन सा होता है? कोलिजन फोर्स। और कोलिजन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता है, और जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो यहां पे भी क्या आ गया? आपका कॉन्टैक्ट आ गया, दोनों के अंदर टचिंग आ गया, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो जो फोर्स आपको कोलिजन से आता है उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन फोर्स बोलते हैं, और ये भी आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब मैं एक चीज मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो छोटा छोटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब एक चीज सुने, यहां पर जो छोटी सी चीज मैं बोल रहा हूं, अब जो हमारे पास आते हैं आगे जो फोर्सेस आते हैं वो आते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें किसी तरीके कॉन्टैक्ट का जरूरत नहीं होता। जैसे कि हमारा सबसे पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जैसे कि हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, तो इनके बीच जो फोर्स पर, देखो दोनों किसी रस्सी से बंधे होने हुए, दोनों के हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ सन के राउंड लगाती है, वो उसको छोड़ के नहीं जाती, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स है? जो फोर्स जो दिखाई नहीं दे रहा, वो कौन सा फोर्स? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में डिस्कस किया था कि जो ये बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, तो इनके बीच के डिस्टेंस r है। तो मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 रहेगा, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर रहेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन व्हाट? r स्क्वायर। f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. This g is the gravitational constant, or this f gives us what? Gravitational force which are present between two objects which are far away to each other and simply and bounded by the one kind of force, that is the invisible force. We cannot see that force. This is the non contact force, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि मतलब ना दिखाई देने वाला फोर्स। ओके, बट ये एक्ट करता रहेगा। अब नेक्स्ट थिंग मैं डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड फोर्स मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब जो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है। जैसे कि कई बार क्या होगा, जैसे कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर की साइड नेगेटिव, तो आप सब जानते हैं जो डिफरेंट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ वो रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में भी कोई टच करने की जरूरत नहीं है, टच करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली व्हेन यू विल कीप नियर टू दिस चार्ज पार्टिकल टू अनदर चार्ज, अगर मैं इस प्लस के पास दूसरा प्लस रख देता हूं तो क्या होगा, जब आप इसके पास लेके जाओगे तो ये उससे थोड़ी सी दूर से ही रिपेल हो जाएगा, और जहां से थोड़ी दूर से रिपेल होगा तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन वो एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। ये हमारा एक्सप्लेन किया था कुलम्स ने, तो हमारा इसमें होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r square. Q1 charge on Qn charge on this point and Q2 charge on this point. Okay, and this is proportionality constant. So these are the high level things. No need to cram all these things. Simply you have to keep things in your mind. F is equal to K Q1 Q2 upon r square. Okay, third thing I am discussing with you, magnetic force. You know that same poles will repel and different poles will attract together. So I can say this is north pole, this is south pole. तो ये दोनों फोर्स भी जब दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं, इफेक्ट में आते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये फोर्स भी एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके का फोर्स जो रहेगा वो भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा। फोर्थ मेरा कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आपका प्रेजेंट रहता है आपका, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जाते, तो उनके बीच में भी एक आपका एक फोर्स होता है, वो आपका कौन सा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक बात और ध्यान रखें, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है हमारा मतलब बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, ये फोर्स भी दिखाई नहीं देता। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जाते, तो ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ओके और नॉट ओके? अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, मैंने बहुत सारी चीजें आपकी डिस्कस करी, लेकिन मैं एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूडो फोर्स? व्हाट? सूडो फोर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूडो फोर्स? सूडो फोर्स का मतलब PSEUDO,
शूडो फोर्स। अब माइंड में रखना है कि आपको भी शूडो फोर्स होते क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल दिस शूडो फोर्स। कई बार आपने देखा होगा, मैंने अभी भी आप लोगों से डिस्कस किया है कि जो आपका यहाँ पे एक फोर्स है, ये आपका अप्लाइड है फ्रिक्शन फोर्स है, क्या ये आपका आता है कहीं से? ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होता है। किस में होता है? इमेजिनेशन में। अगर हम इसमें देखें कि हमारा जो वेट है, वेट कनेक्ट नॉर्मल रिएक्शन से, क्या आपको नॉर्मल, वो तो बॉडी ऊपर नहीं जा रही क्योंकि उसका वेट है, वेट है ना, तो इस वजह से बॉडी ऊपर नहीं जा रही, लेकिन बॉडी नीचे भी नहीं जा रही, तो उसमें एक और फोर्स जो ऊपर की तरफ है, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है। नॉर्मल थिंग हम यहाँ पे कहते हैं भी अपने वेट की वजह से ही नीचे नहीं जाती, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक फैक्टर इंक्लूड करें तो वो बॉडी नीचे नहीं जा रही, तो इसके ऊपर एक और फोर्स है ऊपर की तरफ, और वो फोर्स कौन सा? आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर वो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है तो इसका मतलब ये फोर्स भी आपका इमेजिनेशन में माना हुआ होता है, ये रियल में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे टेंशन भी ऊपर की तरफ होता है, वो तो सबको पता है कि भाई थ्रेड के अंदर जर्क आता है क्योंकि उसने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर किया है ड्यू टू द वेट ऑफ द दिस ब्रिक, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीजें भी इमेजिनेशन में आती हैं। तो कहने का मतलब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है शूडो फोर्स क्या होते हैं। शूडो फोर्स रियल के फोर्स नहीं होते, वो इमेजिनेशंस में होते हैं, लेकिन वो ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि हम उनको मान लेते हैं कि दीज फोर्सेस आर द रियल फोर्सेस। वी कैन इंक्लूड इन इट डिफरेंट एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स, many things like that, normal reaction, tension, anything else. These forces can be the pseudo force, those forces which are present in imagination but वो real life के सारे concept को complete करते हैं, तो these forces are the pseudo forces. Understood or not? Yes.